नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर लखनऊ में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तो इस अवसर पर सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि चुनौती जितनी बड़ी होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने युवाओं को स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेने की बात भी कही। ये प्रांतीय रक्षक दल के गठन की कार्रवाई, इसका अपना एक इतिहास है। यानी यह 1948 में इसका गठन होता है। इसका काम था शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था, विकास और जन जागरूकता आदि कार्यों में योगदान देना, सहयोग करना। और 35,000 जवान पीआरडी के वर्तमान में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिसमें विभागीय कार्यों के साथ 19,500 जुड़े हुए हैं। 6,900 यह विभिन्न उपक्रमों की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वह अन्य विभिन्न विभागों में ड्यूटी में हैं, और 300 से ऊपर ये भारत सरकार के उपक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। पीआरडी के जवान, इनका थोड़ा प्रशिक्षण दिला दिया जाए, इनकी प्रैक्टिस अगर एक बार ट्रेनिंग के साथ जोड़ दिया जाए, बहुत सारी जगहों पर इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। और जैसे इस समय विभाग कर रहा है कि इन्हें आपदा राहत कोर का कार्य के साथ भी हम जोड़ें, आपदा मित्र के रूप में भी इनका उपयोग करें। ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के साथ विभिन्न बचाव के उपायों के बारे में, कहीं अर्थक्वेक यानी भूकंप आ गया क्या करना है, कहीं आग लग गई क्या करना चाहिए, बाढ़ के समय क्या करना चाहिए, कहीं सड़क दुर्घटना हो गई क्या हमें करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी अगर इन सब के बारे में हो सके तो उसमें भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन हो सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। और यह इन्हें पहले कुल 250 रुपये प्रतिदिन इनको प्राप्त होता था मानदेय, जिसे 19 में हमारी सरकार ने 375 रुपये यानी 250 रुपये से 375 रुपये हमारी सरकार ने ही 19 में बढ़ाया था। और 2022 में इस राशि को 395 किया गया। आज पीआरडी के इन जवानों की सेवाओं को देखते हुए नए वित्तीय वर्ष में हम इस राशि को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ड्यूटी भत्ता उन्हें देने की घोषणा कर रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस पर गोरखपुर में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत कर प्रतिमा का अनावरण किया। और उसके बाद सीएम योगी ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पुरातन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक नए भारत का दर्शन होगा। स्वामी विवेकानंद ने भारत और भारतवासियों को उस समय उस चेतना के प्रति जागरूक करने के लिए कहा था। जब वे वापस भारत आते हैं तो उन्होंने भारतवासियों से कहा था कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। हमें अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, लेकिन याद रखना हर भारतवासी का ध्येय एक ही होना चाहिए, और वह है अपना देश, अपना राष्ट्र धर्म। जब भी हम सामूहिक चेतना के साथ इसके बारे में सोचेंगे तो ब्रिटिशर बहुत दिनों तक हमारे देश को गुलाम नहीं बना के रख सकते। एक समय आएगा जब ये देश स्वाधीन होगा, लेकिन स्वाधीन भारत के लिए हमें उस प्रकार की मानसिकता के लिए अभी से अपने आप को तैयार करना होगा। अपने देश को आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़ना होगा। अपने परंपरागत
ज्ञान की परंपरा को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना पड़ेगा। आस्था अच्छी बात है, लेकिन आस्था और आधुनिकता का एक बेहतर समन्वय करते हुए पुरातन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ करके जब आगे बढ़ेंगे तो एक नए भारत का दर्शन होगा। और देखते ही देखते जब भारत ने स्वामी विवेकानंद के मार्गों का अनुसरण किया तो अगले 4-4.5 दशक के अंदर भारत को स्वाधीन होने में समय नहीं लगा। 1947 में देश आजाद होता है। यानी यह एक कालखंड भारत का है जो हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। तो वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी जवानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने पीआरडी जवानों का जो वेतन है उसे 500 रुपए प्रतिदिन करने का फैसला लिया और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पीआरडी के मृतक जवानों के आश्रितों को चयन पत्र भी सौंपा और साथ ही एआई आधारित एकीकृत पोर्टल युवा साथी का शुभारंभ भी किया। तो वही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अभी उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। तो वो पहली बार देश की संसद में चुनकर गई हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सालों से पीएम और गुजरात के सीएम के रूप में सेवा दे रहे हैं। जैसे बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वैसे ही नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। जो भी पहली बार संसद में चुनकर जाता है उसे सीखने की जरूरत होती है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने उन पर पलटवार किया है। देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उनको लगता है कि वो किसी परिवार में पैदा हुई हैं तो वो इस राष्ट्र की राजकुमारी हैं, तो वो ये ना समझें। वो अभी पहली बार देश की संसद में चुन करके गई हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार 22वां वर्ष है देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। दल कोई भी हो, अगर कोई पहली बार सदन में चुन करके जाता है तो इसमें शीर्ष नेता से उन्हें कुछ सीखने की जगह, अभी सलाह देने की जगह जब संसद सत्र चले तो उसमें कोई उनका सवाल हो तो उठाए। माननीय प्रधानमंत्री जी को देश सुनना चाहता है और माननीय प्रधानमंत्री जी जब कुछ बोलते हैं तो 140 करोड़ लोग उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां एक केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई। घटना के दौरान प्लांट में मौजूद मजदूरों और 22 गायों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो वही हादसे की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर दमकल विभाग की टीम पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा की। देखिए, ये बादलपुर की घटना है। यहाँ पे श्री बांके बिहारी लाल एरोमेटिक्स कंपनी है। इसमें 3:35 पर फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि आग लग गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ 4 गाड़ियाँ भेजी हैं। यहाँ पे आके देखा गया कि आग की स्थिति काफ़ी भयानक थी। तो हमारे पुलिस के आला अधिकारी भी पहुँचे हैं और जनपद की 17 गाड़ियाँ और अन्य जनपदों से भी हमने गाड़ियाँ मिलाई हैं। कुल मिला के 32 गाड़ियाँ की मदद से जो है हमने 6 घंटे फायर फाइटिंग की है। उसमें जो है उसके बाद हमने आग को पूर्णतः बुझा लिया है। पीछे की इनकी कंपनी के पीछे के सेटबैक के एरिया में इन्होंने गाय पाल के रखी थी। 25 गायें लगभग मौजूद थी वहाँ पे। उन गायों को हमने पीछे से रास्ता तोड़ के गायों को बाहर निकाला है और इसमें कोई भी जनहानि नहीं है, कोई भी इंजरी नहीं है, परंतु आग को हमने पूर्णतः बुझा दिया है। तो लगभग कहाँ की गाड़ियाँ आई थी? देखिए एनटीपीसी, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, दिल्ली की रोबोट आई थी। अन्य प्राइवेट कंपनियों से भी हमने गाड़ियां बुलाई थी। जो रोबोट है उसने बहुत अहम भूमिका निभाई है यहाँ की आग को बुझाती, क्योंकि हम आज इंसान नहीं घुस पा रहे थे तो रोबोट जो है वो अंदर घुस गया और उसने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। हमारे पास आर्कुलेटेड वाटर टावर है जो कि ऊपर से पानी डाल रहा था, उसने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है।
और ये इस तरह जो है हमने करीब। तो वहीं प्रयागराज में कल से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। इस महाकुंभ को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और इसी के तहत श्रद्धालुओं के लिए वाटर एम्बुलेंस भी चलाई जा रही है, जिसमें हमेशा एनडीआरएफ और डॉक्टरों की टीम रहती है। देखिए हमारे संवाददाता अनूप सिंह की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम में महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे और कुछ लोगों से बात भी कराएंगे कि दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और नव्य कुंभ कैसे बन रहा है। दरअसल प्रयागराज के संगम में जब जल की एक एम्बुलेंस बनाई गई है, एनडीआरएफ की पहल है। एनडीआरएफ उसको पूरा मूवमेंट करती है। जल में अगर किसी प्रकार की दिक्कत किसी व्यक्ति श्रद्धालु को हो जाती है स्नान करने में या फिर, तो वो एनडीआरएफ की एम्बुलेंस पहुंचती है और उसको तत्काल प्रभाव में फायदा भी मिलता है और उसको वहां से बचाया जा सकता है। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये एनडीआरएफ की एक पहल है, एम्बुलेंस बनाई गई है, निःशुल्क सेवा है। जब भी इनको एक सूचना मिलती है या फिर इनके जो लोग हैं वो लगातार बने हुए रहते हैं, वायरलेस पे जब भी सूचना आई तो ये गाड़ियां कई हैं, इनको रवाना किया जाता है और वहां तत्काल प्रभाव से पहुंचकर वहां पर उनका इलाज करना या फिर कोई को डूब रहा होता है तो उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, ये सब एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार कर रही है। एनडीआरएफ के हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं। सर, किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है और आप लोगों को सूचनाएं कैसे मिलती हैं? सूचनाएं हमें अलग अलग तरह से मिलती है। हमारा कंट्रोल रूम है और हमारी अलग अलग टीम अलग अलग घाट्स पे डिप्लॉयड है। वो डायरेक्टली लोगों की सुरक्षा में लगी हुई है, तो उनके थ्रू हमको मिलता है तो हम वहाँ पे तुरंत रीच करते हैं। इसके अलावा भी मैं इसमें घाट टू घाट मैं इसमें राउंड लेता रहता हूँ। अगर कोई मेरे को ऐसा विक्टिम दिखे, कोई पेशेंट दिखे, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे उनसे उनको रेस्क्यू करते हैं और उनको जो भी आपातकालीन जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इस एम्बुलेंस, जल एम्बुलेंस में क्या क्या सुविधाएं अंदर मिलती हैं, क्या क्या आप इलाज कर सकते हो, उसके बाद फिर कहाँ रेफर करते हैं आप? जो बेसिक जितने भी इमरजेंसीज है वो सारे ये एम्बुलेंस कैपेबल है उसको हैंडल करने के लिए। तो और अगर ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो हम तुरंत यहाँ से टाइमली जहाँ से हमको सूचना मिलती है वहाँ पहुँच के टाइमली हम पेशेंट को रेस्क्यू करके हम आगे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर देते हैं। और इस बीच जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। ठंड बहुत है, किस तरीके से मरीज मिलते हैं? क्या वो लोग मिलते हैं जिनके सर्दी जुकाम वाले, या फिर ठंड में किस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ लोग मिलते हैं? क्या इलाज कैसे होता है? ठंड में हमारा मेन कंसर्न जो रहता है वो हाइपोथर्मिया का होता है। हाइपोथर्मिया में जैसे आपको पता ही अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा है और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इसमें जब डुबकी लगाने जब आते हैं लोग तो कुछ ऐसे मरीज़ हो जाते हैं जो हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाते हैं, तो उनका हम इमीडिएट अगर हमको ऐसी सूचना मिलती है तो हम यहाँ से उनको ट्रीटमेंट देते हैं। फिर उसके बाद अगर पेशेंट ज़्यादा सीरियस हुआ फिर उसके बाद क्या करते हैं? अगर ज़्यादा सीरियस है तो हमारे यहाँ पे हर एक सेक्टर्स में हमने यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल खुले हुए हैं, तो उनके साथ हम रेगुलर टच में रहते हैं। उनकी एम्बुलेंस यहाँ पे आती है, हम यहाँ से फिर पेशेंट को उसमें शिफ्ट करके हॉस्पिटल तक हम शिफ्ट कर देते हैं। करीब 16 किलोमीटर से ज़्यादा का घाट है, कितनी ऐसी एम्बुलेंस लगाई गई हैं लोगों? एम्बुलेंस हमारी टीम अलग अलग जगह पे है, हर एक लगभग ऑलमोस्ट हर एक घाट में हमारी टीम है और वाटर एम्बुलेंस से हम गश्त करते रहते हैं, इसमें राउंड देते रहते हैं ताकि अगर हमको ऐसी सूचना मिले तो तुरंत हम वहाँ तक रीच कर जाएं। शुक्रिया तमाम जानकारी डॉक्टर साहब। देखिए वाटर एम्बुलेंस क्या काम करती है और किस तरीके से काम करती है और लोगों को कैसे लाभ मिले, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो श्रद्धालुओं को, क्योंकि देश दुनिया से तमाम श्रद्धालु इसी संगम में डुबकी, आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं और निश्चित रूप से सरकार की तैयारी और ये कह सकते हैं मैनेजमेंट एक बहुत बेहतर है और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अपनी सुविधाओं के लिए प्रयागराज के महाकुंभ में तत्पर है। निश्चित रूप से आने जो कुंभ का आयोजन होने जा रहा है देश दुनिया में एक इतिहास रचने वाला है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, महाकुंभ। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर योगी सरकार और प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। तो वहीं शहीदों को समर्पित विश्व का सबसे अनूठा यज्ञ महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है, जिसमें 700 शहीदों के परिजन शामिल होंगे। इसके अलावा यज्ञ महाकुंभ में सेना के प्रमुख और रक्षा मंत्री भी शामिल हो सकते हैं।
जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। क्या कुछ उन्होंने बताया, आप भी देखिए। आज से यह यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि 12 फरवरी तक चलेगा। इस विशेष आयोजन में लगभग 700 शहीदों के परिवारों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें से कई परिवारों ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर दी है। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव भी इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आयोजन की जिम्मेदारी नर नारायण सेवा आश्रम ट्रस्ट ने संभाली है, जिसके मुखिया स्वयं संत वाल योगेश्वर दास जी हैं। संत वाल योगेश्वर दास का जीवन असाधारण रहा है। बचपन में सेना में जाने की पारिवारिक इच्छा के विपरीत 8 वर्ष की उम्र में यह वैष्णो देवी यात्रा के दौरान संतों के संग चले गए। उन्होंने रासायनिक गुफा में 2.5 वर्ष बिताए और फिर ब्रह्म ऋषि दूधाधारी महाराज से संन्यास की दीक्षा ली। उनके गुरु के देहावसान के बाद उन्होंने बद्रीनाथ को अपना ठिकाना बनाया और अवधूत परमानंद महाराज से क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त की। बताइए, आप लोग यहाँ पर शहीदों की फोटो लगा रहे हैं, किस तरह से क्या कार्यक्रम होने वाला है 12 तारीख को? यहाँ शहीदों की याद में यज्ञ हो रहा है। 100 कुंडी यज्ञ हो रहा है। यहाँ वो शहीदों उनकी याद में किया जा रहा है। उनके परिवार को बुलाएंगे, शहीद के परिवार को बुलाएंगे, उनके द्वारा हवन यज्ञ किया जाएगा। बाकी ये हवन यज्ञ कौन करा रहा है? क्योंकि कहा जाता है इससे पहले भी ये 42वां यज्ञ है और इसमें ये यज्ञ किन की तरफ से कराया जा रहा है? कौन संत हैं जो आए हैं प्रयाग की धरती पे? क्या ये संत बाल योगेश्वर दास जी हैं, बद्रीनाथ से हैं बाबा जी। ये यज्ञ करवा रहे हैं। यही सारा जितना भी आप देख रहे हैं, या सारा प्रोग्राम ये सारा खुद करवा रहे हैं। नहीं बाबा जी, अपने बारे में बहुत लोग संकल्प लेते हैं। बाबा जी देश में जो शहीद हुए देश के लिए, उनके लिए सोचते हैं। जी, बाबा जी का यही संकल्प है। ये लोग देश की रक्षा करते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं। क्यों ना इन लोगों के लिए भी, जो अपनी जान जिन्होंने देश के लिए निछावर की है, तो इनके लिए भी कुछ से कुछ होना चाहिए। तो इसलिए बाबा जी ये यज्ञ करते हैं। इनके परिवार वालों को बुलाते हैं। परिवार वाले इस हवन यज्ञ में बैठते हैं, आहूतियां देते हैं। उन्हीं की याद में ये सब महाराज जी द्वारा किया जाता है। देखिए, लोग दूसरों के बारे में कम ही सोचते हैं, मगर बात करी जाए बालक बाबा योगेश्वर दास जी की, जो अपने बारे के साथ साथ देश की जो रक्षा करने वाले उन शहीदों के बारे में सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार 700 से भी ज्यादा शहीदों के परिवार इस यज्ञ में शामिल होंगे और यहाँ पर 12 तारीख को यज्ञ होगा, हवन होगा, जिसमें देश के लिए शहीद हुए जवानों के लिए ये यज्ञ होगा, उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ होगा और इसमें उनके परिवार और यहाँ पर साधु संत भी शामिल होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग कुंभ नगरी से सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए रुक कर लेते हैं ताबड़तोड़ खबरों की ओर। मैनपुरी में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की हुई मौत। फर्रुखाबाद में दिखी ग्राम प्रधान की गुंडागर्दी। ग्राम समाज की जमीन पर बिना अनुमति के लखवाई अंबेडकर मूर्ति। मौके पर पहुंची पुलिस। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एमपी यूपी बॉर्डर पर उतरी महोबा की पुलिस। भारी पुलिस बल के साथ बरती जा रही चौकसी। महोबा में बुंदेलखंड की वर्षों पुरानी परंपरा का हुआ आयोजन। 1 दिवसीय बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 50 ग्रामीणों ने लिया भाग। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग। घर में सो रहे दंपति ने 2 बच्चों को बमुश्किल निकाला घर से बाहर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अलीगढ़ में तेज हवा के साथ देर रात तक हुई बारिश। बारिश के कारण बिजली जाने से लोग हुए परेशान। मौसम विभाग ने 2 दर्जन जिलों में बरसात होने की जताई आशंका। फर्रुखाबाद में बेमौसम बारिश की दिखी मार। फसलों में हुआ भारी नुकसान, किसान हुए परेशान। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस और इनामी गौकश के बीच हुई मुठभेड़। चोरी की बाइक और अवैध तमंचा हुआ बरामद। इटावा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला इंजीनियर का जला हुआ शव। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में शराब पार्टी के दौरान चौकीदार की हुई हत्या। पुलिस ने एक हत्यारोपी को हिरासत में लिया। आगामी जांच जारी।
सहारनपुर में कृषि अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, खाद के गोदाम पर की छापेमारी। सहारनपुर में जेल मंत्री ने जेल का किया निरीक्षण, जेल बैरक और अस्पताल का निरीक्षण कर कुछ कैदियों से भी की बातचीत। सहारनपुर में बारिश और शीतलहर से जनजीवन हुआ प्रभावित, पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बरसात, शीतलहर के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर। रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने घर को बनाया निशाना, लाखों के सामान पर किया हादसा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। देवरिया में